ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर मैंने समझा ही दिया आपको। जीएनपी क्या होता है भैया, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो वो यहां पर लिखा हुआ है, देखिए जीएनपी मार्केट प्राइस पर निकालना है तो क्या करिए, जीडीपी मार्केट प्राइस में एनएफआईए जोड़ दीजिए। जीडीपी अगर हम एनएनपी के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए अलग फॉर्म लिखा हुआ है, उसको चेंज करना है आपस में केवल, ठीक है ना। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे इसका, जितना पढ़ेंगे वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ऐसे देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट यहाँ पर मार्केट प्राइस पर, हमने वहां पर अभी फैक्टर कॉस्ट पर देखा था, यहाँ मार्केट प्राइस पर आ गया। फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ें कि मार्केट प्राइस बन जाए, तो मैंने बताया था प्रोडक्शन टैक्सेस जोड़ दीजिए, प्रोडक्ट टैक्सेस जोड़ दीजिए, सब्सिडी घटा दीजिए, तो हमारा मार्केट प्राइस बन जाएगा। वो यहां पर हुआ है, देखिए क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे तो जो फैक्टर प्राइस वाला है इसमें टैक्सेस जोड़ दिए, सब्सिडी घटा दिया, तो हमारा फैक्टर मार्केट प्राइस पर आ गया। सिंपल। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, बट एक बार आपको कॉन्सेप्ट मैंने इसीलिए पहले ही समझा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां पे आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। देखिए सुनिए क्या होता है। नेशनल इनकम को हम दो तरीके से करते हैं कैलकुलेट। और कैसे, जो नेशनल इनकम है उसको हम करंट प्राइस पर भी कैलकुलेट करते हैं और कांस्टेंट प्राइस पर भी कैलकुलेट करते हैं। इंडियन इकोनॉमी में हमने 2011 इसको अपना बेस ईयर माना हुआ है और इसी ईयर के सभी इकोनॉमिक वैल्यू से हम आज का कंपेयर करके ये देखते हैं कि हम कितना आगे बढ़े हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कोई कार की कीमत है, वो 2011 में तो एक ही रेट होगा, उसका कांस्टेंट प्राइस है, हमेशा वही रहेगा। तो एक तो अगर आज वही कार बन रही है तो उसकी आज क्या कीमत है, महंगाई बढ़ी होगी तो कार कीमत बढ़ गई होगी, है ना, वो हमने देखा। दूसरा, हमने उसी की वैल्यू 2011 के अकॉर्डिंग भी देखा, है ना। हम पढ़ेंगे इसके आगे उस चीज को तो समझ में आएगा, जब मैं आपको नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल ये वही चीज लिखी है कि करंट प्राइस पर क्या रेट है हमारे आज का और कांस्टेंट प्राइस पर भी क्या रेट होता है वो हम देखेंगे। इस चार्ट को मैंने यहां पर लिखा है, अगर आप इसको समझ पाए तो बहुत ही अच्छा है। यहां पर मैंने समझाने का प्रयास बस इतना किया है कि किसी भी फैक्टर से किसी दूसरे फैक्टर को अगर प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करें। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस पर और आपको चाहिए ये नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर, तो आप कैसे करेंगे। आप देखिए यहां पर कोई भी चीज चाहे तो इस रास्ते से आ जाइए, पहले जीएनपी मार्केट प्राइस में से नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड घटाकर जीडीपी मार्केट प्राइस प्राप्त कीजिए, फिर इसमें से डेप्रिसिएशन घटाकर आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर प्राप्त कीजिए और फिर इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दीजिए, सब्सिडी को जोड़ दीजिए, तो आपके पास ये आ जाएगा। सिंपल है ना। या फिर इस रास्ते से ना आना चाहें तो इस रास्ते से आ जाइए भाई, ठीक है ना, या फिर इस रास्ते से आ जाइए भाई। हर तरीका मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, तो आप इसको जरूर देखें। ये आपको अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहेगा, इसमें फिर आप कुछ भी कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और वैसे तो केवल कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिए, बस जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट चारों चीजों का समझाया है वो आप केवल ध्यान रखेंगे तो फिर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस पर है, ये भी मैंने आपको अभी समझा दिया, आपको अब ये समझ में यहाँ पे आ गया होगा, अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी। नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको जरा एक सब समझ लेंगे तो काम बन जाएगा। देखिए देखिए जीडीपी जो हमारा था, उस जीडीपी को हमने पूरी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। हमने पूरी इकोनॉमी में देखा कि कितना जीडीपी हमारा रहेगा और किस तरीके से रहेगा। जीवीए क्या होता है, जीवीए में हम क्या करते हैं, हम हर लेवल पर देखते हैं कितना वैल्यू ऐड हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं। देखिए देखिए जीडीपी क्या था, जीडीपी में हमने एक आउटपुट वैल्यू देखा था, सुने ध्यान से। मान लीजिए कुछ वीट हमारे पास है, वीट से हमने थोड़ा सा आटा यानी फ्लोर बनाया और इससे फिर हमने ब्रेड बनाया। वीट का रेट मान लेता हूं 20 रुपी पर केजी, फ्लोर का आटे का रेट मान लेता हूं मैं 40 रुपीज पर केजी, और ब्रेड अगर नॉर्मली मैं आटा ब्रेड लेने जाता हूं मार्केट में तो 60 रुपए की मुझे मिलती है 400 ग्राम की, ठीक है ना। तो लगभग लगभग 6×18 करीब करीब 180 रुपीज की हुआ, मैं उसको 150 मान लेता हूं कि 150 की 1 किलो ब्रेड हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए इससे इस लेवल पर पहुंचने में 20 रुपी वैल्यू बढ़ा, यहां से यहां पहुंचने में 10 रुपी का वैल्यू बढ़ा, ठीक है। तो जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो जीडीपी में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं होती है,
वहां केवल फाइनल वैल्यू ऐड होती है, दैट इज 150। हम बोलेंगे जीडीपी कितना है, 150 जो फाइनल वैल्यू है। बट जीवीए जो है वो हर एक लेवल पर कैलकुलेट होता है। हम बोलेंगे इस लेवल पर जीवीए जो है वो 20 रुपीज है, यहां पर जीवीए जो है 110 है, समझ रहे हैं? हर लेवल पर जीवीए कैलकुलेट होता है। उसका मकसद यही है कि हम ये जान पाए किस लेवल पर कितना वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, किस लेवल पर कितना वैल्यू ऐड हो रहा है। इससे क्या होगा, इससे गवर्नमेंट को एक हेल्प मिलेगी। कैसे? मान लीजिए गवर्नमेंट चाहती है कि भाई नौकरियों का सृजन हो, गवर्नमेंट चाहती है कि उसको भी टैक्स ज्यादा मिले, गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी आगे बढ़े, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, बहुत सारी फ्लोर मिल लगा दिया, आटा मिल लगा दिया कि भैया गेहूं लाइए, आटा पिसाइए और बेचिए, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20 रुपए बढ़ रहे हैं, सरकार को फायदा होगा, लोग लगेंगे काम पे और भी होगा। आगे सरकार ने क्या देखा कि फ्लोर से ब्रेड बनाने में तो भैया 110 रुपए बढ़ रहे हैं, यानी इस लेवल पर वैल्यू में एडिशन खूब ज्यादा हो रहा है, यहां पर तो खूब सारे लोग काम कर सकते हैं, पेमेंट भी ऊपर मिल सकता है और टैक्स भी ज्यादा मिल सकता है। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट ब्रेड की यूनिट्स पर खर्च करेगी। गवर्नमेंट क्या कहेगी, ब्रेड की यूनिट लगाओ। ब्रेड की यूनिट में जब खर्च होगा तो ऑटोमेटिकली गेहूं की डिमांड बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली आटे की डिमांड बढ़ेगी, तो ये तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और गवर्नमेंट यहां काम करेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? यहां पे इंप्लॉयमेंट भी ज्यादा होगा। तो हर लेवल पर कितना वैल्यू प्रोड्यूस हो रहा है, कितना वैल्यू ऐड हो रहा है, उसको देखने से यह फायदा हमको मिलता है। सेकंड, जो जीडीपी है वो पूरी इकोनॉमी के लिए एक वैल्यू प्रोड्यूस करती है, जबकि जीवीए जो है वो हर एक इंडस्ट्री के लिए अलग अलग कैलकुलेट होता है। ऑटोमोबाइल के लिए अलग होगा, कम्युनिकेशन के लिए अलग होगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग होगा, हर एक इंडस्ट्री के लिए अलग अलग जीवीए की वैल्यू काउंट होगी। कभी कभी जीवीए की वैल्यू स्टेट के लिए भी काउंट होती है, हर एक स्टेट के लिए भी काउंट हो जाती है, ठीक है ना? इसको हम लोग मीजो इकोनॉमी के तहत बोलते हैं। मीजो इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर अलग अलग लेवल पर कैलकुलेशन होते हैं। तो जीवीए भी ऐसा ही है, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए कैलकुलेट होता है और अलग अलग लेवल पर कैलकुलेट होता है, और यहां पर हम केवल जो वैल्यू ऐड हुआ है उस वैल्यू को देखते हैं, कितना वैल्यू ऐड हुआ है, और फिर उनको सम करके हम पता कर लेते हैं कितना जीडीपी है। समझ रहे? 110 और 20 को यहां पर जोड़ दिया तो यहां पर कितना आ गया भैया, देखिए 110 और 20 मिलके 130 आ गया। टोटल वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 130 रुपए का इंक्रीमेंट यहां पर हुआ है। ठीक है, जीडीपी समझ में आ गया और ये भी आपको समझ में आ गया जीवीए क्या होता है, तो वही चीज यहां पर लिखी है। अब ध्यान रखिए, जीवीए जो होता है वो हमेशा बेसिक प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। तीनों याद कर लीजिए, जीडीपी मार्केट प्राइस पर, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर, और जीवीए बेसिक प्राइस पर। ठीक है ना? तो जीवीए से याद रखिए, वी का मतलब बेसिक, वी बेसिक, ऐसे याद करेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना? जीवीए बेसिक, जी बी आ रहा दोनों में ना, जीवीए बेसिक। ठीक है ना? तो जीवीए जो है वो बेसिक प्राइस पर कैलकुलेट होता है, हालांकि हम लोग उसे मार्केट प्राइस पर और तमाम प्राइस पर अलग अलग निकाल सकते हैं, आपने भी देखा। ठीक है, तो ये पूरी बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। ये तीनों के फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हैं, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस और यहाँ पर ये ग्रॉस वैल्यू एडेड और जीडीपी में कुछ डिफरेंसेस लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने अभी इसको पढ़ा ही है, आप इसको यहां पर जरूर देखिए। ठीक है, ये हमारे जो प्रीलिम्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर आपको दिखाए गए हैं। नेक्स्ट, नाउ आगे बढ़ते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर, कि हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैलकुलेशन का फायदा क्या है, उस कैलकुलेशन से हमें क्या फायदा हो रहा है, कैसे उससे जनता का कल्याण जो है वो हो रहा है, कैसे वेलफेयर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। तो सीधी सी बात हमने बताया, जीडीपी एक मेजरमेंट है किस चीज का, कि कंट्री में कितना वैल्यू प्रोड्यूस हो रहा है, कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। हम जीडीपी के आंकड़ों के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट पर बात कर सकते हैं, उस पर हम लोग पैसा खर्च कर सकते हैं, और भी तमाम पॉलिसीज हम लोग बना सकते हैं। तो वही कुछ चीजें यहां पर लिखी हुई हैं कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं। अब देखिए, अगर जीडीपी की बात करें तो सभी जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका वैल्यू हमको दिखा रहा है स्पेसिफाइड टाइम में जीडीपी। जितना ज्यादा जीडीपी होगा इसका मतलब कंट्री में उतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, इसका मतलब उतने ज्यादा लोगों को नौकरी मिली होगी, इसका मतलब उतनी ज्यादा डिमांड भी मार्केट में होगी। सिंपल सी बात है भाई, बिना मार्केट की डिमांड के कोई भी चीज नहीं बनती है ना? तो जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना ही जीडीपी यहां पर इंक्रीज होगा, तो ये हमें दिखाई देता है। अब जीडीपी को हम देखें तो जैसा कि मैंने अभी नाम लिया था नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, तो अब उसको जरा पढ़ते हैं एक बार कि क्या होती है नॉमिनल जीडीपी, क्या होती है रियल जीडीपी। इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, एक ही बार में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, ये 2011 और ये 2024, 25 अभी पूरा नहीं हुआ है तो 24 मैंने लिया। अब मैंने मान लिया, केवल समझने के लिए माना कि 2011 में इंडिया में
सर्विस और गुड्स के नाम पर सब कुछ मिला के केवल 10 कार्स का प्रोडक्शन हुआ, ठीक, और कुछ नहीं बना, कुछ भी सर्विस नहीं, कुछ भी नहीं बना, केवल 10 कार बनी, तो टोटल जीडीपी क्या होगा इन 10 कार का वैल्यू। अब इन 10 कार का वैल्यू मैंने मान लिया कि पर कार का जो कॉस्ट है वो 1 लाख उस समय था, मान लिया, तो 10 कार का वैल्यू 10 लाख और उस समय की जीडीपी हमारी यही हो जाएगी, क्योंकि और कुछ बना ही नहीं है, केवल ये बना है, माना है मैंने ऐसा, ठीक है। 2024 आया, 2024 में भी मैंने माना कि हमारे यहां बन गई मान लीजिए 12 कारें, ठीक है, और कुछ नहीं बना, 2024 में और कुछ नहीं बना, केवल 12 कारें बन गई, ठीक है। या चलिए समझने के लिए 12 मत करिए, आपको समझाना है इसलिए मैं यहां पे कर दे रहा हूं 7 कार, 7 कारें बनी, ठीक है। 2011 से 2024 आ गया, लगभग 10-11 साल आगे बढ़ गए, 13 साल आगे बढ़ गए हम लोग। 13 साल में भाई इन्फ्लेशन बढ़ा होगा, तो मान लीजिए जो एक कार की वैल्यू उस समय 1 लाख रुपए थी, वो आज एक कार की वैल्यू हो गई है, मान लिया मैंने 2 लाख रुपए, ठीक है। या चलो 2 लाख बहुत ज्यादा आपको लग रहा है, तो 2 लाख नहीं मानता हूं, इसको करता हूं 1.5 लाख रुपए। भाई 1.5 तो हो ही गया होगा, 1.5 लाख तो हो ही गया होगा। 1.5 लाख के हिसाब से 7 कारों का वैल्यू कितना आ गया भाई बताओ, जोड़ के जरा, 7 कारों का वैल्यू कितना आ गया, 10.5 लाख रुपए, यानी कितना, ये तो ना साढ़े, भाई 7 कार है ना और 1.5 लाख रुपए वैल्यू है, तो 1.5 गुना कर लीजिए, 15 सत्ते कितने होते हैं भैया, जोड़ लीजिए, 15 7 कितने होते हैं, 15 6 हमारे 90 हो गए, 15 7 हमारे 10 5, यानी 10.5 लाख रुपए हो गए। यही तो हमारी जीडीपी हो गई, क्योंकि मैंने माना है कि 2024 में और कुछ नहीं बना, ठीक है। 2011 हमारा बेस ईयर है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए कि इस कंडीशन में तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी जीडीपी आगे बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है ना, जबकि हमारा प्रोडक्शन तो घटा है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर हम आज के प्राइस पर कैलकुलेशन करते रहेंगे तो हमें कभी असली चीज पता नहीं लगेगी और हम इस भ्रम में रहेंगे कि हमारी जीडीपी आगे बढ़ रही है। जबकि अगर मैं इसका कंपैरिजन 2011 के रेट से करूं जो कि 1 लाख रुपए था, तो हमारा असलियत में काम कितना हुआ है, असलियत में काम तो 7 लाख रुपए का ही रह गया है, बाकी 10.5 लाख रुपए तो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़े हैं, महंगाई की वजह से बढ़े हैं, वरना काम असल में कितने का हुआ है, 7 लाख का ही हुआ है, समझ गए। अब किसी भी कंट्री के लिए ये जो वैल्यू होती है ये होती है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, और ये जो वैल्यू होती है ये होती है रियल जीडीपी, समझ गए। यानी हमारी जो आज की गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू कांस्टेंट प्राइस पर क्या है, दैट इज कॉल्ड रियल जीडीपी, और आज जो चीज बन रही है उनका आज के रेट पर जो प्राइस है दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी, समझ गए। तो असली जीडीपी क्या है भाई, रियल जीडीपी है। रियल जीडीपी में हमने इन्फ्लेशन को हटा दिया है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया है ना, जबकि नॉमिनल जीडीपी में नहीं किया है। यहां पर जो रेट आ रहे हैं वो इन्फ्लेशन के साथ जुड़े हुए ही आ रहे हैं, ठीक है ना। यहां पे असली तो 7 लाख ही है, जुड़ के कितना हो गया, महंगाई जुड़ के 10.5 लाख रुपए हो गया, समझ गए। तो रियल जीडीपी में हम लोग इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं, इन्फ्लेशन को हटा देते हैं और उसके बाद जो असली प्राइस होता है वो हम देखते हैं, जबकि नॉमिनल जीडीपी में ऐसा नहीं है, वहां पे इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ होता है। मतलब अगर नॉमिनल जीडीपी में से हम इन्फ्लेशन के फैक्टर को हटा दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, रियल जीडीपी, और रियल जीडीपी में अगर इन्फ्लेशन के फैक्टर को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, नॉमिनल जीडीपी, समझ गए मेरी बात। वही बात यहां पर देखिए लिखी हुई है। अब रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का रेशियो ही कहलाता है जीडीपी डिफ्लेटर, जो कि महंगाई के बारे में बताता है। देखिए अगर हम डिफ्लेटर की बात करें, जो कि आगे आप देखेंगे लिखा हुआ, डिफ्लेटर देखिए यहां पे लिखा हुआ भी होगा, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी इनटू 100, ठीक है। सुने जरा क्या होता है, ये क्यों क्या करता है, डिफ्लेटर जो है ना, जीडीपी डिफ्लेटर, ये महंगाई के बारे में बताता है कि कंट्री में कितनी महंगाई बढ़ रही है। सुने मेरी बात ध्यान से, जैसे मान लीजिए मैंने माना कि नॉमिनल जीडीपी आज की है 1000 रुपए, ठीक है,
जबकि हमारे 2011 बेस ईयर से अगर हम देखें, कांस्टेंट प्राइस से देखें, तो यही जीडीपी हमारी होती है मान लीजिए 800 रुपए इंटू 100। अब यहां से हमारे पास एक परसेंटेज आ जाएगी। देखिए अगर परसेंटेज हम देखेंगे तो यहीं से हमारी एक परसेंटेज निकल के आ जाएगी। जो जो परसेंटेज आएगा वही महंगाई है, वही हमारी क्या होती है, महंगाई होती है। ठीक है ना। तो आपको रियल जीडीपी यहां पे समझ में पूरी बात आ गई। ठीक है, और इसके बाद आपको ये नॉमिनल जीडीपी भी समझ में आ गया। और यहां पर देखिए आपको यहां पर जो है वो जीडीपी का डिफ्लेटर वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया जो मैंने आपको बताया। ठीक है, यहां एक मैंने ग्राफ दिया है, इसको आप अपने आप पढ़िएगा। ठीक है, ये सारा जो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में डिफरेंस है वो आपको यहां बताया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िएगा। और यहां देखिए जो जीडीपी डिफ्लेटर की बात कर रहा था वो ये चीज लिखी हुई है। जीडीपी डिफ्लेटर हमेशा ही क्या करता है, महंगाई को प्रदर्शित करता है, महंगाई को बताता है कि कितना महंगाई यहां पर बढ़ रहा है। फॉर्मूला आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। देखिए ये जीडीपी जो है, देखिए लाइन लिखी है, जीडीपी जो है कैपिटल वाला वो नॉमिनल जीडीपी को दिखा रहा है, और जो स्मॉल वाला है वो रियल जीडीपी को दिखा रहा है ना। नीचे क्या है, रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी। ठीक है, और ऊपर क्या है, नॉमिनल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी, और इनटू में क्या है 100, ताकि परसेंटेज की फॉर्म में हमारे पास आ जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको निकालते हैं, इससे अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि भाई कितनी महंगाई कंट्री में है और कितनी महंगाई आगे बढ़ रही है। नाउ जीडीपी के बाद अगला कॉन्सेप्ट है वेलफेयर का। तो वेलफेयर वर्ड से हम सब पता है, वेलफेयर का मीनिंग हम सबको पता है कि भाई वेलफेयर क्या होता है ना। वेलफेयर का मतलब सबकी भलाई होना, सबकी ग्रोथ होना, सबका डेवलपमेंट होना। ठीक है, सबको सारी फैसिलिटीज मिलना, यही है हमारा वेलफेयर। तो वो यहां पर दिखाया गया है। अब इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करें, इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है, तो साफ साफ लिखा है दैट इज डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इकोनॉमिक वेरिएबल्स में ग्रोथ होना, इकोनॉमिक वेरिएबल्स का डेवलपमेंट होना, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक वेलफेयर। हमारी हमारी सैलरी बढ़े, हमारी डिमांड बढ़े, हमारा परचेसिंग पावर बढ़े, हमारा सैलरी बढ़े, ये सब है हमारा। ठीक है ना, हमारे जो कैपिटल हैं वो बढ़े, हमारे जो सोशल वेलफेयर है उसमें भी हम हाथ बढ़ा के काम करें, वही हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर है। तो उसी को यहां पर दिखाया गया है। लास्ट में यहां पर देखिए जीडीपी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हालांकि ये हमारी इकोनॉमी का हिसाब किताब बताती है, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ बताती है, डेवलपमेंट के बारे में बताती है। ठीक है, हमारा कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके बारे में बताती है, बट फिर भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो आपको ध्यान में करनी चाहिए। इस पर मेंस में सवाल हमारे देश में आता है ना। जब भी आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो कई बार ये जीएस पेपर 3 में आपको देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन देखेंगे आप, कि जीडीपी की क्या लिमिटेशंस है, हम क्यों हैप्पीनेस की बात करते हैं, हम क्यों अदर पैरामीटर्स की तरफ जा रहे हैं। खैर, सबसे पहला क्या है, द एक्सक्लूजन ऑफ नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस। जो नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस हैं वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, जैसे भाई हम जो काम जो जो जिसे कहते हैं केयर इकोनॉमी, अगर उसकी बात करते हैं तो वो यहां पर ऐड ही नहीं होता। केयर इकोनॉमी मतलब कि जैसे भाई जो काम के बदले पैसा नहीं जनरेट हो रहा वो जीडीपी में इंक्लूड ही नहीं हुआ है। जीडीपी में इंक्लूड क्या हुआ है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू। अब ऐसी कुछ चीजें हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, वो चीजें इसमें ऐड नहीं हो रही हैं। फॉर एग्जांपल हमारे घरों में लेडीज बहुत सारे काम करती हैं, पूरे घर को चलाना। ठीक है, तो वो भी तो एक प्रकार का लेबर ही है, वो भी तो एक प्रकार की सर्विस ही प्रोड्यूस हो रही है, बट उस सर्विस के अगेंस्ट में कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं क्रिएट हो रही है, तो वो इसमें ऐड ही नहीं हुआ, जबकि ऐड होना चाहिए था भाई, वो भी तो एक सर्विस प्रोवाइड हो रही है। सेकंड, एक्सटर्नलिटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी बट हैव एन इंपैक्ट ऑन वेलबींग। अब ये एक्सटर्नलिटीज क्या होते हैं जरा इसको समझ लीजिए। देखिए सुनिए, आप एक बस में जा रहे हैं और उस बस में आप बैठे हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो उसमें धूम्रपान कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, उसका धुआं आपके नाक में जा रहा है और आपको प्रॉब्लम हो रही है। एक एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल कि आप एक किसी किसी गार्डन के पास में से निकले, उस गार्डन में बहुत सारे फूल हैं, उनकी खुशबू आपको आ रही है और आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपका संबंध दोनों में से किसी से भी नहीं है, ना आपने गार्डन में फूल लगाए हैं और ना ही आपने उस व्यक्ति को सिगरेट पीने के लिए दी है, लेकिन उनकी एक्टिविटी से आप पर क्या हो रहा है, असर हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नलिटीज। समझ गए मेरी बात, ये क्या है, एक्सटर्नलिटीज है। क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो निगेटिव और पॉजिटिव दिख रहा है, गार्डन वाली खुशबू आपके लिए पॉजिटिव है और सिगरेट का धुआं आपके लिए निगेटिव है। बट जब हम इकोनॉमिक एक्सटर्नलिटीज की बात करते हैं तो वो दोनों कैसे होते हैं, मार्केट के लिए निगेटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये फैक्ट्री बहुत सारा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती होगी,
बहुत सारा पॉल्यूशन इससे क्रिएट होता होगा, ठीक है, ये करती होगी, क्लियर। तो फैक्ट्री तो बन गई, फैक्ट्री ने मान लीजिए 1 लाख रुपए का माल बनाया, तो वो 1 लाख रुपए का माल किस में जुड़ गया, जीडीपी में जुड़ गया। लेकिन इस फैक्ट्री ने जो ये नुकसान करा है, वेस्ट मटेरियल को फैलाकर, पॉल्यूशन क्रिएट कर कर, पानी गंदा करा, वेस्ट फैलाया, उसको भी सफाई करने में कुछ पैसा खर्च हुआ होगा ना। वो पैसा कहां से आएगा, वो जीडीपी में से निकल के आएगा, जो कमाई हुई है उसी में से आएगा। तो एक्चुअल में होना ये चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए था, इस फैक्ट्री के थ्रू जो प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन में से इसने जो नुकसान करा है वो घटाना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं घटाया। तो वही कह रहे हैं कि एक्सटर्नलिटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी बट हैव एन इंपैक्ट ऑन वेलबींग। यही वो इंपैक्ट है, इंपैक्ट को क्रिएट कर रहा है, बट जीडीपी में से नहीं माइनस करा गया है। समझ गए, ये तो निगेटिव आपको दिखाई दे रहा होगा, निगेटिव हुआ एक, है ना। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज की बात कर ले, वो भी निगेटिव होता है। कैसे, यहां पर तो इस फैक्ट्री ने निगेटिव इंपैक्ट डाला। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने इस फैक्ट्री को फोर्सफुल किया कि भाई आप जो है क्लीनिनेस लाइए, आप वेस्ट कम यूज करिए, पॉल्यूशन कम क्रिएट करिए और अपनी एनर्जी क्लीन करिए। अब इस फैक्ट्री ने खूब सारा इन्वेस्टमेंट करा, सोलर पावर पर, विंड पावर पर, उनको इस्तेमाल करा, खूब सारी प्रोसेसिंग लगाई, रिसाइकलिंग करा वगैरह वगैरह, और उसने वेस्ट निकालना बंद कर दिया, पॉल्यूशन निकालना बंद कर दिया। इसने खूब सारा पैसा खर्च करा। तो आपको लग रहा है पॉजिटिव हुआ? नहीं, पॉजिटिव नहीं हुआ। अब इसने जो पैसा खर्च करा है, वो पैसा कहां से आएगा भाई? वो पैसा भी तो समाज में से ही आएगा, वो पैसा भी यहीं से आएगा, तो उसका बर्डन पड़ जाएगा। समझ रहे मेरी बात? इसका मतलब एक्सटर्नलिटीज को हमेशा बैलेंस रहना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा सोशल वेलबींग हो और ना ही बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो, वो बैलेंस रहना चाहिए। अगर वो ज्यादा हो गया, किसी भी पड़ले में ज्यादा हो गया, तो नुकसान अल्टीमेटली कंज्यूमर का ही होगा। अगर ये ज्यादा पॉल्यूशन करने लगे तो भी हमारा नुकसान है, अगर ये कम करने लगे तो भी हमारा नुकसान है। समझ रहे ना? तो यही है, तो वही लिखा है कि एक्सटर्नलिटीज को हमने जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट, जीडीपी डज नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। केवल वैल्यू बता रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है नहीं बता रहा, हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ नहीं बता रहा। हमने पास पैसा कमा लिया, अब उस पैसे का इस्तेमाल कैसे हुआ भाई? हमारे देश में नंबर ऑफ एजुकेशन के एनरोलमेंट बता दिए, लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा का क्या क्वालिटी है वो नहीं बताया, हमारे यहाँ जो व्यापार क्वालिटी है वो नहीं बताया। तो क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो इंक्लूड नहीं है जीडीपी में। नॉट ऑल प्रोडक्ट्स मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक वेलफेयर। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो इकोनॉमिक वेलफेयर में इंक्लूड नहीं होते, इकोनॉमिक वेलफेयर में कंट्रीब्यूशन नहीं करते, बट जीडीपी में इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल टोबैको, टोबैको बात करें तो भाई देखिए, इकोनॉमिक वेलफेयर तो वो क्रिएट नहीं कर रहा है, वो तो नुकसान ही कर रहा है, बीमारी बीमारी देगा आपको, आगे खर्चा होगा आपका, बट जीडीपी में इंक्लूड है। समझ रहे हैं? तो ये भी आप ध्यान करिए। नेक्स्ट, सम प्रोडक्ट्स में हैव अ डिट्रीमेंटल इंपैक्ट, उनका एक नेगेटिव इंपैक्ट है, एक बुरा इंपैक्ट है। इन्फ्लेशन में क्रिएट द इंप्रेशन ऑफ डिक्लाइन। इन्फ्लेशन की बात भी हमने वहां पे नहीं करी है, हम देख ही नहीं रहे किस तरीके चीजें हो रही हैं। तो ये कुछ लिमिटेशन है हमारी जीडीपी की, इनको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा जो नंबर 2 का बिजनेस हम बोलते हैं आम भाषा में, नंबर 2 का मतलब जो जो अंडर द टेबल हो रहा है वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। जो अंडर द टेबल बिजनेस हो रहा है वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी लिमिटेशन है हमारी जीडीपी की, इसको आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये 3 मेथड्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहला जो स्टार्टिंग में बताया आपको, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। तो वही तीनों यहां पर लिखे हुए हैं, इनको आप यहां पर इसी तरीके से पढ़ें, यहां पर ये तीनों ही आपके काम में यहां पर आ जाएंगे। हालांकि इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर लिखें तो आप पढ़ सकते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड देखिए, दूसरा ये मेथड मैंने बताया था जो आपको, एक्सपेंडिचर मेथड, और नेक्स्ट वन यहां पर आपको दिखाई देगा, ये इनकम मेथड यहां पर आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए तीनों का मैंने कंपैरिजन भी दिखाया है, ये प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर, तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो भी मैंने आपको दिखाए हैं। ये तीनों आप यहां से पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। लास्ट यहां पर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम दिखाई है कि कैसे कैसे इनकम होती है। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, वेजेस, सैलरी, पेंशन वगैरह वगैरह, साथ में ऑपरेटिंग सरप्लस है, और इसके अलावा वही जो हमने बताया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम जो है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम, इनको हम लोग इनकम फैक्टर में जोड़ लेते हैं। तो ये सब चीजें थी इस चैप्टर में हमने जो कंप्लीट करी हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी को मेरा नमस्कार।